नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा प्रिया। बिहार इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जमुई में सभा को 28 मिनट तक संबोधित करते हुए चिराग पासवान को अपना छोटा भाई बताया। मोदी ने इस चुनावी सभा को विजयी सभा बताया। पीएम ने कहा कि पहले आतंकी हमारे ऊपर हमला करके चले जाते थे, आज का भारत उनके घर में घुसकर मारता है। जमुई में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश ने फिर से ये बात दोहराई कि प्रधानमंत्री जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की। पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन करने के बाद पप्पू यादव ने ये बातें कही। दूसरी तरफ पप्पू यादव के नामांकन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं है। पटना में गुरुवार को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गैस वेंडर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को शक है कि साइलेंसर लगी पिस्टल से गोली मारी गई है। घटना कंकड़बाग थाना क्षेत्र की है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार के सीमांचल की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी इन सीटों पर किसका समर्थन करेगी, ये आगे तय किया जाएगा। पटना में 50% के कमीशन पर 2000 रुपए के पुराने नोट बदले जा रहे थे। लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने लोकल पुलिस की मदद से छापेमारी कर 9,74,000 के पुराने नोट बरामद किए हैं। 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी बन चुकी है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी सबसे ज्यादा सांप्रदायिक लोगों की कैटेगरी में आते हैं। गया में बुधवार की देर रात एक लड़की से छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव और हंगामा हुआ। इस झगड़े में दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना बजीरगंज थाना क्षेत्र के भरैती मोहल्ले की है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एनडीए नेताओं के परिवारवाद की लिस्ट जारी की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी जी बिहार में प्रथम चरण की जिन 4 सीटों पर प्रचार करने आएंगे, उन पर विशुद्ध 100% परिवारवादी उम्मीदवार है। सिवान में रिटायर्ड टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मर्डर करने के बाद बदमाश शव को घसीट कर ले गए और झाड़ियों में फेंक दिया। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र निवासी 85 वर्षीय रामानुज सिंह के रूप में की गई है। कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज ही सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज ही सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरव ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में भेजा है। इसी बीच आज सुनीता केजरीवाल ने गुरुवार को वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों को संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि हर विधायक रोजाना अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल में हूं, इसीलिए मेरे किसी भी दिल्ली वासी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर विधायक रोजाना अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करें और लोगों की समस्याओं पर चर्चा करनी है और उनके मुद्दों को ध्यान से सुनना है। इसके बाद उनकी परेशानियों को दूर करना है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याएं ही नहीं, बाकी समस्याएं भी दूर करें। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं, किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। अब इसको लेकर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो केवल फेमस लोगों को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि जो लोग फेमस नहीं हैं उन्हें टारगेट करने से उन्हें कुछ फायदा नहीं होगा। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं को पीएम मोदी से महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। हेमा मालिनी आज मथुरा से नामांकन दाखिल करने आई हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और इस खुशी के मौके पर किसी और ने क्या कहा इसके बारे में किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहती। भाजपा के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो शेयर किया। इसमें सुरजेवाला ने कहा कि हम लोगों को विधायक और सांसद आप लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जनता की आवाज़ संसद में उठा सकें। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं, कोई फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र के यहाँ शादी कर रखी है जो बहू है हमारी।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी से अलग होकर भाजपा से हाथ मिलाने के अपने फैसले का बचाव किया। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने बुधवार को इसे एक रणनीतिक कदम बताया। साथ ही चवन्नी वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की एक रैली में बोलते हुए जयंत ने कुश्ती शब्द का इस्तेमाल किया। जयंत ने कहा कि मैं पलटा नहीं हूं, इसे पटखनी मारना कहते हैं। वो यानी अखिलेश के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा जानता हूं। रविवार को जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके पूर्व सहयोगी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, संभव है कि प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं कि ये चवन्नी कौन है। पिछले साल आरएलडी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच जयंत ने कहा था, क्या मैं कोई चवन्नी हूं जो इस तरह पलट जाऊंगा। रूस के रक्षा मंत्री ने बुधवार को फ्रांस के अपने समकक्ष को फोन किया और यूक्रेन में सैनिक तैनात करने के खिलाफ चेतावनी दी। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि मॉस्को संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता में भाग लेने के लिए तैयार है। रूसी रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु से कहा कि अगर पेरिस यूक्रेन में फ्रांस के सैनिक भेजने संबंधी अपने बयानों पर अमल करता है तो इससे फ्रांस के लिए ही समस्याएं पैदा होंगी। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फरवरी में कहा था कि यूक्रेन को सैनिक भेजे जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मैक्रो के इस बयान की पृष्ठभूमि में रूस के रक्षा मंत्री ने फ्रांस के रक्षा मंत्री से बातचीत की है। अक्टूबर 2022 के बाद रूस और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच पहली बार फोन पर बातचीत हुई है। शोइगु ने यूक्रेन पर बातचीत के लिए रूस की रजामंदी जताई। साथ ही कहा कि जेनेवा में होने वाली शांति वार्ता रूस की भागीदारी के बिना निरर्थक साबित होगी। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि मार्च 2022 में इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच हुई बातचीत के आधार पर आगे की चर्चा की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के यूक्रेन में सेना भेजने के कुछ सप्ताह बाद इस्तांबुल में जिस मसौदे पर बातचीत हुई उसमें कहा गया था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी जिद छोड़ देगा और तटस्थ रहेगा। इस बातचीत के बाद कोई समझौता नहीं हो सका और ये बातचीत बेनतीजा रही। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को फोन पर हुई बातचीत के बारे में कहा कि फ्रांस के रक्षा मंत्री लेकॉर्नु ने 22 मार्च को मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हुए हमले पर शोक व्यक्त किया। इस घातक हमले में 145 लोग मारे गए। ब्रिटेन में पैसों की तंगी से जूझ रहे लोगों की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। वित्तीय दानदाताओं का कहना है कि लोग कर्ज बिलों के भुगतान और दिवालियापन में मदद के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। अभियान समूह डेट जस्टिस ने एक सर्वेक्षण में पाया कि 18 से 24 वर्ष के 29% और 25 से 34 वर्ष के 25% लोग पिछले 6 महीनों में 3 या उससे अधिक बिल का भुगतान नहीं कर पाए। अधिकांश लोगों को नहीं लगता कि वो पैसे उधार लिए बिना अपनी बचत पर 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। यूके के वित्तीय बाजार नियामक के आंकड़े बताते हैं कि यूके के 1/3 से अधिक वयस्कों के पास बचत के नाम पर 1000 पाउंड से कम है। और money.uk.co के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 से 64 आयु वर्ग के 30% ब्रितानी सेवानिवृत्ति के बाद के लिए बिल्कुल भी बचत नहीं करते। इस तरह के आंकड़ों के साथ क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि ब्रिटेन में 75% लोग पैसे को लेकर चिंतित हैं। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति युवाओं के लिए विशेष रूप से डरावनी है। जब तक आप एक ट्रस्ट फंड के साथ पैदा नहीं हुए हैं, आप संभवतः उस पहली पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसकी आर्थिक स्थिति आपके माता पिता से भी बदतर है। सेवानिवृत्ति असंभव लगती है और आपके पास अपना खुद का घर होने की संभावना नहीं है। 20 की शुरुआत में 80% लोग पर्याप्त कमाई ना कर पाने को लेकर चिंतित रहते हैं। अपने करियर की शुरुआत में ही अपने वित्तीय भविष्य की योजना बनाना शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपको भारी पड़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि इस पर काबू पाने के कई तरीके हैं। अपनी वित्तीय लगाव शैली ढूंढना। एक मनोचिकित्सक और वित्त शोधकर्ता के रूप में मैं लोगों के साथ काम करता हूं ताकि उन्हें अपना वित्तीय आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सके और योजना शुरू करने के लिए प्रेरणा मिल सके। ये अक्सर ये समझने से शुरू होता है कि पैसे के साथ उनके रिश्ते का क्या प्रभाव पड़ता है। लगाव सिद्धांत 1950 के दशक के अंत में पेश की गई एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। आपकी लगाव शैली, जो उदाहरण के लिए सुरक्षित, चिंतित या टालने वाली हो सकती है, बताती है कि आप अन्य लोगों के साथ भावनात्मक रूप से घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए कैसे दृष्टिकोण अपनाते हैं। कुछ लोग संबंध बनाने में सुरक्षित महसूस करते हैं जबकि अन्य बेहद चिंतित रहते हैं। कुछ लोग करीबी रिश्तों से पूरी तरह बचते हैं। लगाव शैली आपके वित्त पर भी लागू हो सकती है। यदि आप पैसे के मामले में भी आश्वस्त और सुरक्षित महसूस करते हैं तो आप बचत और खर्च के संबंध में भी सुरक्षित हैं।
लेकिन सेवानिवृत्ति की योजना बनाना तो दूर, अगर ISA खोलने या टैक्स रिटर्न भरने का विचार आपको भय और घबराहट से भर देती है तो आप चिंतित अनुलग्नक हो सकते हैं।